कनाडा जाना चाहिए या यूके? तो भाई ये एक ऐसा सवाल था कि जो मैंने 2022 फरवरी में अपने आप से पूछा कि जब मेरी कनाडा में हैलिफैक्स में और यूके में मैनचेस्टर में फुल्ली स्पॉन्सर्ड जॉब हुई थी। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हो और वो यूके या कनाडा मूव होने का सोच रहे हैं। अगर मेरी वीडियो कोई यूके या कनाडा से देख रहा है तो आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना कि अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए हो या कोई पॉइंट अगर गलत बताया तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ताकि उनको जो है ना इस वीडियो से फायदा हो। तो भाई बात यह है कि तकरीबन 27 जनवरी 2022 को मेरी यूके मैनचेस्टर में जॉब हुई और उसके 15 दिनों के बाद ही कनाडा में हैलिफैक्स में मेरी जॉब हो गई थी। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे दिमाग में आया था वो था ट्रैवलिंग डिस्टेंस के बारे में। यूके की अगर हम बात करें तो यूके की एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। लंदन की फ्लाइट आपको जो है 12-13 घंटे में मिल जाती है और ओवरऑल यूके में कहीं भी आपने जाना तो 15 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। और फ्लाइट के जो फेयर्स हैं वो भी तकरीबन आपको मिलते हैं 800 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड में आपको रिटर्न टिकट एक बंदे की मिल जाती है। लेकिन अगर हम कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा में टोरंटो में अगर आप हैं फिर तो सुकून है भाई। डायरेक्ट फ्लाइट जो है ना वीकली चलती है PIA की, आप कराची या इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकते हैं और फ्लाइट के चार्जेस भी कोई इतने ज्यादा नहीं होते। तकरीबन 1200-1300 कैनेडियन डॉलर से लेकर 1500 कैनेडियन डॉलर में आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है। लेकिन मसला तब आता है कि जब आप टोरंटो से हटकर किसी भी फार फ्लंग एरिया में या किसी भी रिमोट प्रोविंस में अगर आप मूव होते हैं, जिस तरह मैं नोवा स्कोशिया में हूँ, कोई अगर अल्बर्टा में है, न्यू फिनलैंड में है या न्यू ब्रंसविक में, तो ये ऐसे प्रोविंसेस हैं कि जहां से कोई डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान के लिए नहीं जाती और फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 22 घंटे से लेकर 50 घंटे तक है। और उसके अलावा जो फ्लाइट के चार्जेस हैं वो भी तकरीबन 2500 कैनेडियन डॉलर से लेकर 4-5 हजार कैनेडियन डॉलर तक होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में फ्लाइट ले रहे हैं। ये वन ऑफ द रीजन है कि लोग जो है थोड़ा हेजिटेट करते हैं कनाडा जाने से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर है। अभी रिसेंटली एक बंदी ने मुझसे पूछा कि यार अहमद भाई शादी होने वाली है, ये बताएं कि अगर शादी करने के बाद मैं कनाडा आती हूँ तो क्या मैं कनाडा आने के बाद साल में 2 दफा पाकिस्तान जा सकूंगी? तो मैंने कहा यार आप एक दफा आ जाओ, उसके बाद फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वापस जाना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो फिर यही इरादा करके आते हैं कि भाई अब जब सिटीजनशिप मिलेगी ना, पासपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और फिर जो है फेयर्स भी बहुत ज्यादा है। खैर इसका हल मैंने निकाल लिया, क्योंकि फ्लाइट बुकिंग करवाना अब इतना कोई मुश्किल नहीं रहा और इसका सोल्यूशन ये है कि स्काई स्कैनर ऐप जो है ना आप डाउनलोड कर लें। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जब ऐप ओपन करेंगे तो इसमें पहली चीज आपको मिलेगी चीप फ्लाइट, दूसरी होगी बेस्ट फ्लाइट्स और तीसरी होगी क्विकेस्ट फ्लाइट्स। तो तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और एक बेहतरीन सी फ्लाइट बुक करवा के आप अपने मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ये जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीजा फी। कनाडा का जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस होती है तकरीबन 155 कैनेडियन डॉलर। लेकिन यूके के वीजा फी के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन है 719 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड तक। डिपेंड करता है कि आप किस जॉब पर आ रहे हैं, तो वीजा फीस जो है ना काफी ज्यादा है। तीसरे फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें वो है मेडिकल फैसिलिटीज। कनाडा की जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसे हम बोलते हैं MSI, मेडिकल सर्विसेज इंश्योरेंस। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो गवर्नमेंट फंडेड मेडिकल फैसिलिटीज है यहाँ की वो 100% फ्री है। जब मेरी जॉब हुई तो इन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन अगर आप यूके जा रहे हैं जॉब के लिए तो यूके में ये होता है कि जब आप वीजा फी के लिए अप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ आपको वहां के मेडिकल इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। और उसकी फीस जो है वो तकरीबन 625 पाउंड है, जो कि 15 जनवरी तक रहेगी। उसके बाद ये फीस भी इन्होंने इंक्रीज कर दी और ये फीस बढ़ा के इन्होंने कर दी है 1035 पाउंड पर ईयर पर पर्सन। अगर आप 3 साल के वीजा पर आ रहे हैं यूके तो 1035 मल्टीप्लाई बाय 3 तकरीबन 3100 पाउंड आपको जो है पे करने होंगे सिर्फ अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। अगर आप वाइफ और बच्चे के साथ आ रहे हैं तो 9000 पाउंड पे करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा जेन्युइन रीजन था कि जिसकी वजह से मैं बड़ा प्रेशर में आ गया था ओमान में। मुझे अपनी गाड़ी सेल करनी पड़ी थी ये सिर्फ 20 लाख रुपए अरेंज करवाने के लिए। तो खैर ये मैं आपको बताता चलूं कि कहते तो हैं कि यूके और कनाडा का इंश्योरेंस 100% फ्री है, लेकिन यूके में जो है ना ये इशू आता है कि जब भी जितना भी टाइम का आपका वीजा होगा उतना ही आपका इंश्योरेंस होगा और आपको बार बार इंश्योरेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। ये एक बड़ा ड्रॉप है यूके का। और मेडिकल फैसिलिटीज यूके की मैंने सुना है कि वो कनाडा से जरा ज्यादा खराब है। यही वजह है कि लोग जो है वहां पर प्राइवेट इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जो कि लाजमी समझा जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है उसको। चौथा फैक्टर आ जाता है भाई कल्चर, फूड और लोग। यूके का फायदा ये है कि भाई बहुत ही ज्यादा वहां पर जो है ना देसी इमिग्रेंट्स जो है ना मूव हुए हैं। आपको अपना अपना फील होगा, अपना कल्चर आपको फील होगा। अक्सर जो मेरे दोस्त वहां पर मूव हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो तो भाई अक्सर जो है ना वीडियोस डाल रहे होते हैं, देसी खाने, चने कुलचे
बच्चे पाए और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, तो यार वो देख के जो है ना बड़ा दिल ललचाता है। उसकी वजह ये कि मैं हूँ नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया में ऐसे कोई देसी खानों के ऑप्शंस नहीं है, अगर हैं भी तो वो बहुत कम है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। टोरंटो और वैंकूवर में हाँ अगर आप मूव होते हैं तो वहां पर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन इन दो शहरों के अलावा दूसरे जितने भी शहर हैं, प्रोविंसेस हैं, उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है इस तरीके के अच्छे खाने के ऑप्शंस ढूंढने में। और यूके ये भी है कि थोड़ा भरा भरा सा लगता है। यूके की जो आबादी है वो तकरीबन 6.8 करोड़ है और जबकि कनाडा की जो आबादी है वो 3.8 करोड़ है। हालांकि कनाडा अगर साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी वहां पर नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हम आगे चल के जो है हम इस पर बात करेंगे। पांचवा फैक्टर भाई वर्क लाइफ बैलेंस। अब जब मैंने बात की है कि बहुत सारे देसी जो है यूके मूव हो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पांचवा फैक्टर, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। भाई यूके के बारे में मैंने सुना है कि यूके में वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। वो हम एक सोचते हैं ना कि यार अंग्रेजों के साथ हम काम करेंगे तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस इंजॉय करने का मिलेगा, 9 to 5 जॉब होगी, उसके बाद सुकून के साथ हम घर पर आके बैठेंगे। लेकिन अभी रिसेंट पास में 1 से 2 सालों में जितने भी मेरे दोस्त मूव हुए हैं यूके में, उन्होंने सब ने यही बताया कि यार यहाँ पर इतना काम है, लेट सिटिंग्स अलग होती हैं, ओवर टाइम कोई मिलता नहीं है, बोनस कोई मिलता नहीं है, बड़ी लगरी होती है उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में लगती हैं, उसी तरीके से जो है ना बड़ा ओवर टाइम लिया जा रहा है यूके में। हाउएवर कनाडा का ये बेनिफिट मैंने देखा है, या ये मैं कह सकता हूँ कि मैं शायद रिमोट एरिया में हूँ, नोवा स्कोशिया में हूँ, यहाँ पर अंग्रेज ज्यादा है, देसी कम है, तो अभी वो देसी कल्चर अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। 9 to 6 9 to 5 को जो है ना बड़ा पसंद किया जाता है, अनटिल और अनलेस डेडलाइन हो। यहाँ पर बड़ा जो है ना केयर की जाती है एम्प्लॉयज की। अगर थोड़ा ज्यादा काम भी दिया जाए तो बॉस आपसे माजरत कर रहा होता है कि यार बड़ी माजरत कि मैं आपसे ज्यादा काम करवा रहा हूँ, बस ये आपको डेडलाइन मीट करनी है, तो वो इस तरीके से काम कराते हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है कि यार आप एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दे रहे हो एम्प्लॉयज को। तो अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूँ तो यार कनाडा में जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जबरदस्त है यार। यूके में मैंने अपने दोस्तों से किसी से भी नहीं सुना कि वो वर्क लाइफ बैलेंस इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, यूके का मैं एक पॉजिटिव पॉइंट आपको बता दूं कि यूके में अगर आप जाते हैं जॉब करने तो आपको 4 to 5 वीक्स की एनुअल लीव्स मिलेंगी, जबकि कनाडा में जो है सिर्फ 2 वीक्स की एनुअल लीव्स मिलती हैं। लेकिन कनाडा का बेनिफिट ये है, कनाडा का कैलेंडर उठा के देखें तो ऑलमोस्ट हर महीने में एक लॉन्ग वीकेंड लाजमी आता है। इतने सारे इनके पब्लिक हॉलीडेज हैं और जितने भी पब्लिक हॉलीडेज हैं वो इन्होंने या तो फ्राइडे को या इन्होंने मंडे को रखे हुए हैं, तो हर महीने में एक लॉन्ग वीकेंड लाजमी आता है, जिससे जो है ना आपकी वो कसर जो है पूरी हो जाती है। छठा पॉइंट भाई रेसिज्म के बारे में। यार यूके में मैंने सुना है कि यार यूके में जो है रेसिज्म थोड़ा ज़्यादा है, और ब्रिटिशर्स का तो हमने वैसे भी सुना हुआ है कि वहाँ पर थोड़ा है रेसिज्म। और 1-2 कमेंट्स मैंने ये भी सुने हैं कि यार अंग्रेज़ ये कमेंट्स पास करते थे, भाई तुम जहाँ से आए हो वहीं पे जाओ, यहाँ पर आए क्यों हो तुम। लेकिन कनाडा के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, कनाडा दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे कम रेसिज्म है। रेसिज्म पे इतनी सख्ती है यहाँ पर, अक्सर आपको बसेस पे लिखा हुआ नज़र आएगा, अक्सर आपको जो है दीवारों पे एडवर्टीजमेंट्स हुई भी होंगी कि यार रेसिज्म जो है ना, यहाँ पर रेसिज्म के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होता है। हल्का फुल्का भी अगर कोई रेसिज्म करते हुए कोई आपको नजर आ जाए ना, तो आप फौरन कंप्लेन करें, और एक मरतबा अगर उस बंदे के खिलाफ कंप्लेन हो गई तो वो बंदा गया। तो रेसिज्म में यार कनाडा बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है ना अंग्रेज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक ऊपर से करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग भी ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर अगर रेसिज्म है भी तो सॉफ्ट रेसिज्म है, लेकिन मुंह पे लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब जब भी आपके सामने से गुजरेंगे स्माइल लेके जाएंगे, हेलो हाउ आर यू, होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड, होप यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, इस तरीके की जो है ना कमेंट्स पास करके जाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ कनाडा में बड़ी अच्छी वाइब मिलती है जब यहाँ के आप लोकल अंग्रेजों से मिलते हैं। तो भाई 7वें फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है वेदर। यूके के वेदर के बारे में मैंने सुना है कि यार पूरा साल ही बारिशें होती रहती हैं, थोड़ा सा माहौल जो है ना डिप्रेसिंग हो जाता है। ओमान में मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, जिसका फाइनेंस मैनेजर जो है वो यूके का सिटीजन था। उसको जब मैंने बताया कि मेरी कनाडा में जॉब हो गई है, सीट से खड़ा हो गया भाई, सीट से खड़ा होकर मिलने के लिए आ गया, हैंडशेक करने के लिए आ गया। मैंने कहा सर आपको क्या हुआ? कहता है यार कनाडा में जॉब हो गई है। मैंने कहा सर आप यूके सिटीजन है, आपको क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो रही है? कहता है नहीं यार मेरी हमेशा से ही जो है ना ये ख्वाहिश थी कि मैं कनाडा मूव हो जाऊं। मैंने कहा यार कैसा नाशुक्र इंसान है, यूके का सिटीजन है और कनाडा मूव होने की बातें कर रहा है। मैंने कहा सर आपने क्यों मूव होना है? कहता है यार यूके में जो है ना पूरा साल बारिश होती रहती है, मुझे वहाँ का मौसम नहीं पसंद, मुझे कनाडा का मौसम पसंद है। वहाँ पर 4 सीजन मिलते हैं आपको, विंटर भी होता है, समर भी होता है, ऑटम, स्प्रिंग, 4 सीजन आपको मिल जाते हैं। यही वजह है कि अगर मैं आपको कनाडा के बारे में बताऊं तो ऑलमोस्ट हर प्रोविंस का डिफरेंट मौसम है। अगर आपको जो है ना सिर्फ बारिशें चाहिए तो आप वैंकूवर मूव हो जाएं। अक्सर लोग पूछते हैं अहमद भाई ये मौसम के लिहाज से जो है ना सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो भाई आप वैंकूवर मूव हो जाएं, आपको वहाँ पर यूके जैसा वेदर मिलेगा। पूरा साल बारिशें होती रहती हैं, स्नोफॉलिंग शायद साल में 1-2 दफा होती है। अगर आपको चेंज मौसम चाहिए ना, मैं जो है नोवा स्कोशिया में रह रहा हूँ, तो नोवा स्कोशिया में वेदर मैंने गर्मियों में 30 टेम्परेचर भी देखा है और सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर -35 तक भी देखा है। लेकिन यहाँ नोवा स्कोशिया का वेदर बड़ा अच्छा है, गर्मियों में बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। 6 महीने की प्रॉपर आपको गर्मियां मिलती हैं और फिर 6 महीने की सर्दियां आप एंजॉय करते हो। वेदर के लिहाज से देखा जाए तो यार मुझे कनाडा पसंद है, क्योंकि मुझे सर्दी से कोई इतना खास इशू नहीं है, तो मुझे कनाडा का वेदर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की।
देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट जो है ना यूके और कनाडा की सेम ही है। दोनों ही मुल्कों में बहुत ही ज्यादा इमिग्रेंट्स जो है ना मूव हुए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई है, रिसेशन दोनों ही मुल्कों में चल रहा है, जॉब्स का इशू दोनों ही मुल्कों में चल रहा है, सेविंग्स दोनों ही मुल्कों में नहीं है। अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट होगा वो आपका इतना ही होगा कि आपकी 50-60% सैलरी जो है ना निकल जाएगी। और जो यूके के एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी तो वो यही बता रहा था कि यार अगर आप अपनी बीवी और बच्चे के साथ आते हो और आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, तो सर्वाइवल भाई बहुत मुश्किल है। कोई सेविंग नहीं होगी, रेमिटेंस आप भेज नहीं सकोगे। जो सेविंग आपकी होगी भी वो सारी सेविंग जो है ना आप NHS की फीस जमा करने में लगा दो, क्योंकि 3 साल का अगर आपका वीजा है उसके बाद 2 साल के बाद फिर आपने दोबारा जो है ना NHS के पैसे पे करने होंगे। तो यूके में तो स्पेशली सेविंग का कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भूल जाएं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज में ही सेम है। महंगाई होगी, अगर आप मूव हो रहे हैं तो थोड़ा इतना माइंड आप बना के जाएं कि यार मुश्किल होगी, सेविंग करने में मुश्किल होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोनों कंट्रीज को जो है ना पॉइंट्स में एक पॉइंट दे दूंगा, मतलब टाई हो रहा है इसमें किसी को जो है ना ये नहीं कह सकता कि यार ये कंट्री ज्यादा बेहतर है या ये कंट्री ज्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं नौवे फैक्टर के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है सिटीजनशिप। वही कनाडा के बारे में अगर हम बात करें तो कनाडा में जब आप मूव होते हैं PR लेकर तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है सिर्फ 3 सालों में। यूके में जो है ना सिटीजनशिप लेना जो है इतना आसान नहीं है। यूके में जब आप वर्क परमिट में मूव होते हैं तो वर्क परमिट पे आने के बाद आपको 5 साल गुजारने पड़ते हैं। 5 साल गुजारने के बाद आपको ILR के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ILR बोलते हैं इनडेफिनाइट लीव टू रिमेन। वो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 6 महीने तो पहले लगेंगे उसकी एप्लीकेशन में, और जब वो अप्रूव कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन उसके बाद आपको तकरीबन 1.5 साल में जो है सिटीजनशिप मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा टाइम लग जाता है, अराउंड 8 से 10 साल लगते हैं यूके के सिटीजनशिप में। जबकि कनाडा की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम में अगर मैं बताऊं ना कि अगर मेरे जैसा बंदा जो वर्क परमिट पर भी आया है तो वो 5 से 6 सालों में उसको सिटीजनशिप मिल जाती है कनाडा में। दूसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कनाडा का, वो ये है कि कनाडा में जैसे ही आपको PR मिलेगी आपको सारे बेनिफिट, सारे अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। चाइल्ड बेनिफिट अलाउंस भाई मिलना शुरू हो जाएगा, आपको $500 पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी। सैलरी अगर ज्यादा होगी तो $250 होगा, और अगर सैलरी अगर आपकी कम होगी तो फिर जो है तकरीबन 500 से 600 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ तक आपको मिलेगा। यूके में क्या है कि यूके में आपको चाइल्ड बेनिफिट अलाउंस सिर्फ तभी मिलेगा जब आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा, सिटीजनशिप आ जाएगी। उससे पहले पॉसिबल नहीं है, उससे पहले कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। साथ ही साथ चाइल्ड बेनिफिट अलाउंस को इतना ज्यादा है भी नहीं, सिर्फ £90 पर मंथ है, जो कि मैंने रिसर्च की है। इतना ज्यादा कोई है भी नहीं जिससे इतना कोई आपको फायदा हो जाए। तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट कनाडा में आने का वो ये है कि अगर कनाडा में आने के बाद आपका कोई बच्चा होता है तो उसको फौरन पासपोर्ट मिल जाता है। मतलब मेरे यहाँ पर अभी रिसेंटली 2 दोस्त आए जिनके बच्चे हुए, 1 महीने के अंदर पासपोर्ट मिल गया भाई, क्या जबरदस्त चीज है। और यूके के बारे में जो सबसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज मुझे पता चली वो ये है कि अगर आपका यूके में बच्चा पैदा होता है तो उसको फौरन पासपोर्ट नहीं मिलेगा भाई। माँ का टाइम देखा जाएगा कि माँ को कितने साल हुए हैं। अगर माँ को जो है 2 साल हुए हैं और 3 साल रहते हैं ILR के लिए अप्लाई करने में, तो बच्चे को भी 3 साल लगेंगे। फौरन से जो है ना पासपोर्ट नहीं मिलेगा, फौरन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जो कि मुझे कल पता चला यूके के बारे में, और मैं बड़ा हैरान हुआ। तो भाई ये वो सारे कंपेरिजन हैं, ये वो सारे रीजन हैं कि जिसको जानने के बाद, जिसको समझने के बाद, अगर मुझे आज मौका मिले कनाडा और यूके को चूज करने का तो मैं 100% कनाडा को चूज करूंगा। और मैं तो कल से बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूं जब से मैंने अपने उस दोस्त से बात की, जब उसने यूके के बारे में बताया तो मुझे तो कनाडा बहुत ज्यादा ही अच्छा लगने लग गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है यार। तो भाई ये हैं वो सारे रीजन कि अगर आज मुझे कनाडा और यूके दोनों मुल्कों में जॉब ऑफर मिले तो मैं 110% कनाडा को चूज करूंगा। सबसे बड़ा रीजन होगा मेरा सिटीजनशिप, और दूसरा जो होगा वो होगा मेडिकल सर्विसेज इंश्योरेंस, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। आपको अगर ये दोनों ऑप्शंस दिए जाएं तो आप कौन सा मुल्क जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। और वीडियो में अगर मैंने कोई नेगेटिव पॉइंट्स बताए हों तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यार मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये होता है कि मैं आपको जो है फैक्चुअल बातें बताऊँ, फैक्ट्स बताऊँ, ताकि अगर पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से कोई मूव हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में तो यार वो ख्वाब लेके, बहुत सारे ख्वाब लेके जो है ना मूव होते हैं। वो सिर्फ सुहाने ख्वाब लेकर ना आए, वो ये ना सोचें कि यार आते ही जो है ना बड़ी अय्याशियां हो जाएंगी। यहाँ पर आके बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव पॉइंट्स बताने का या फैक्ट्स बताने का सिर्फ पर्पस यही होता है कि ताकि जो बंदा मूव हो रहा है वो मेंटली तौर पर तैयार होकर आए और वो इस जज्बे के साथ आए कि भाई मैं यहाँ पर आके मेहनत करूंगा, कुछ करूंगा, मैं कुछ कमाऊंगा, कुछ बनाऊंगा अपना। कभी भी जो है ना ये पर्पस मेरा नहीं रहा कि मैं जो है डिमोटिवेट करूं। लास्ट वीडियो पे जो है ना बहुत
बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार आप क्यों बैठे हो कनाडा में, वापस आ जाओ। वो पर्पस सिर्फ यही था कि आपको फैक्ट्स पता चले। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो, और उन तमाम लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो कि यूके या कनाडा मूव होने का सोच रहे हैं। पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है आपको भी खुशियां नसीब करे। जज़ाकल्लाह खैरन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।